नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का दिन बड़ा विचित्र दिन है। इस दिन में कहीं खुशियां बट रही हैं तो कहीं गम है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? खुशियां कहां बट रही हैं? पहले तो हम अपनी टीम की तरफ से जो राहुल गांधी जी को राहत मिली है, उनको हार्दिक बधाई देते हैं। कांग्रेस में बहुत खुशियां बट रही हैं। जो उनकी सदस्यता भंग हो गई थी, जिस केस में उनको 2 साल की सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो रोक लगाने का उनको यह फायदा हुआ कि अब यानी कि स्टे हो गया है। अब उनको ये होगा कि उनकी सदस्यता दोबारा से बहाल हो जाएगी और वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। इससे कांग्रेस जो है उसमें एक खुशी की लहर है, होनी भी क्यों नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा नेता है, उसको इतनी बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी जी को जो कोर्ट से राहत मिली है, उसमें कोर्ट ने 2 तरह की तनकीद की है। एक तो ये कि उन्होंने जो लोअर कोर्ट है उसका जो फैसला, ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है, उस पे ये कहा है कि इतनी लंबी सजा देने की जरूरत क्या थी, यानी कि वो सजा देने की जरूरत क्या थी जिससे उनकी सदस्यता ही भंग हो जाए। लेकिन साथ के साथ उन्होंने राहुल गांधी जी को भी तनकीद की कि इतने बड़े पद पर एक आदमी रहकर उसको ठीक से संयम से बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उनका जो अपनी छवि और उनकी पार्टी की छवि, मतलब ऐसा उन्होंने पार्टी के बारे में तो नहीं कहा, मतलब उनको समाज में रहते हुए ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसे बयान देने चाहिए जिससे समाज जो है उसमें कोई समस्या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक ही ऐतराज था ट्रायल कोर्ट पर कि इतनी लंबी सजा क्यों। उन्होंने ये सजा हुई है, सजा पे ऐतराज नहीं किया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, उसमें कितनी सजा होती है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। जैसे भी तथ्य अपोजिशन जो है, जिन्होंने केस किया, वो कोर्ट में पेश करेंगे, उसके हिसाब से सजा हो सकती है। उनको सजा 1 दिन से कम भी हो सकती है, जब तक कोर्ट उठे तब तक भी हो सकती है। सजा 1 साल 11 महीने और 29 दिन की भी हो सकती है। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मकसद एक ही है कि उनकी सदस्यता जो है वो ना चली जाए, ताकि जो वायनाड के लोग हैं, जो जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी समस्या हो और समाज में भी ऐसा कोई संदेश जाए। ये सदस्य जाने का मामला जो है, या ये जो डेफेमेशन केस है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ ये पहली बार हो रहा है। पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट से रफाल केस में माफी मांग चुके हैं। अभी भी वो अपना जो वो खैड़ा है वो छुड़वा सकते थे, लेकिन अब उनकी मर्जी है। अब इसके आगे क्या होगा, उनकी संसद सदस्यता कितनी जल्दी बहाल हो सकती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो सचिवालय को मिल जाएगी, लोकसभा सचिवालय को, और उस पे एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसी दिन से जो राहुल गांधी जी हैं उनकी सदस्यता जो है वो बहाल हो सकती है। मतलब आसार पूरे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव अभी आ रहा है, 9-10-11 का शायद है, अगस्त का, इसमें राहुल गांधी जी बोलेंगे। और मुझे लगता है कि अपोजिशन के जो सबसे बड़े नेता या उनकी तरफ से जो बोलेंगे वो राहुल गांधी जी ही बोलेंगे। अब इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एक जो उनका विक्टिम कार्ड था कि मैं तो विक्टिम हूं जी, मेरी सदस्यता चली गई, मेरा घर छिन गया, अब वो विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। जैसे कि वो बार बार कहते थे ये सब उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी असर पड़ेगा। दूसरा असर इस चीज पे पड़ेगा, जैसे सारी अपोजिशन बताने की कोशिश कर रही है, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको सरकार ने कैप्चर कर रखा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, या और कुछ भी हो।
सो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे ये उनका जो वर्डिंग है उस पर भी इंपैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि अक्सर ही अपोजिशन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान में जनतंत्र जो है वो खत्म हो गया है। इसमें एक नैरेटिव जरूर बचा है, वो है राहुल गांधी जी के बयान का, जिसको बीजेपी खूब भुनाने की कोशिश करेगी कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ इनकी जो नफरत है वगैरह, उसको पूरे उनके भी सारे जोर लग जाएगा इसी बात को लेकर कि राहुल गांधी आ गए, तो इनका जो बयान है यही सेम बयान उनके अगेंस्ट उसको यूज किया जाए। अब आगे क्या होगा, असल में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना तो अपोजिशन चाहती थी और ना ही कांग्रेस भी चाहती है कि ये जो 2024 की लड़ाई है ये राहुल वर्सेस मोदी हो जाए। ये नैरेटिव जो है अभी बीजेपी इसको घड़ने की कोशिश करेगी, चाहे राहुल गांधी को वो AINDIA का जो है वो कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर बनाए या ना बनाए, चाहे उनको प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो घोषित करे या ना करें, फिर भी ये एक जो इमेज है बीजेपी उसको नैरेटिव को पूरा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। इस फैसले से कांग्रेस में खुशी है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो अपोजिशन के 3 नेता हैं उनके घर में मातम छा गया है। पहला है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी है वो ये कभी भी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने। उनको उनकी जो सेटिंग हुई अभी लेटेस्ट, वो सिर्फ इसीलिए हुई कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो योग्य घोषित हो चुके थे। उनको लगता था कि राहुल गांधी तो अब आगे नहीं आए, लेकिन गांधी परिवार कभी भी ये नहीं चाहेगा, गांधी परिवार नहीं केवल कांग्रेस पार्टी भी कभी नहीं ये चाहेगी कि गांधी परिवार के बाहर से कोई कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। इसलिए आगे आने वाली समस्याएं, इसमें सबसे पहला ममता बनर्जी, उसके बाद नीतीश कुमार, क्योंकि वो तो बड़े खुश थे भी अब कोई बंदा बचा ही नहीं है जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हो। ममता बनर्जी की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने शुरू शुरू में जैसे काम किया, मतलब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर का जो है सीट वो लड़ भी सकता हूं, तो दिल्ली में जा सकता हूं, तो उसको सबने सपोर्ट किया। सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सपोर्ट किया था उसको, और बाकी भी जितने नेता हैं कोई बहुत बड़ी विरोधता नहीं की। वो बात अलग है कि बेंगलुरु में जिस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए था उस तरीके से मिला नहीं। तीसरा बंदा है रिटायर्ड हर्ट शरद पवार जी। शरद पवार जी, क्योंकि जैसे अभी उनकी पार्टी जो है टूट गई, वो एक घायल शेर की तरह बैठे हुए हैं। जैसे उनको शुरू में लगता था, या बीच में जैसे 22-23 में वो एक बार पुण्य बहुत काफी एक्टिव हुए थे, लगता था कि वो इस सारे अपोजिशन को लीड करेंगे, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने पार्टी को तोड़ा, अब और दूसरा ये राहुल गांधी जी के जो अभी जमानत हुई है, स्टे हो गया, उसमें अब उनकी आशा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इससे बीजेपी भी बहुत खुश है। आप कहेंगे बीजेपी को क्या खुशी, उनका तो सबसे बड़ा नेता बाहर आ गया। क्योंकि एक तो जो पहले मैंने शुरू में आपको बताया कि जो नैरेटिव घड़ने वाली बात लोगों ने करनी थी कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये सरकार के दबाव में काम कर रही है, वो खत्म हो गई। और सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी अब तक राहुल गांधी को पंचिंग बैग के तौर पे यूज करती रही है, उनको हमेशा ही टारगेट करती रही। उनको पता है कि इनको टारगेट करेंगे तो कांग्रेस का इमेज जो है वो लोगों में क्या जाएगा। इससे हुआ यह है कि जो कांग्रेस है वो ज्यादा बार्गेनिंग की जो पोजीशन है उसमें आ गई है। अब जैसे ममता बनर्जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस की तरफ गया था, वो अभी आप मुंबई वाली बैटिंग में चेंज देखेंगे। इसी तरह नीतीश कुमार का, उसको भी आप चेंज देखेंगे,
क्योंकि जो उन लोगों को लगता था कि अब कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम जिस भी पोजीशन में उसको मनाने की कोशिश करेंगे वो मान जाएगी, लेकिन राहुल गांधी जी को ये राहत मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज को मानेंगे। दूसरा मुझको ये लगता है कि इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो आएगा अभी जो 5 विधानसभा की जो इलेक्शन होने जा रही है, वो कांग्रेस को, जो कांग्रेस वहां जीती है तो कांग्रेस अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएगी। अगर कांग्रेस वहां हारती है तो ये जो आज उनको राहत मिली है, ये दोबारा कांग्रेस को उसी पुरानी पोजीशन पे लेके आ सकती, उससे भी डाउन लेके आ जा सकती है, उनको बैकफुट पे ला सकती है। अब ये कांग्रेस उन स्टेट्स में कैसा परफॉर्म करती है इस पे डिपेंड करेगा। कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर रीजनल पार्टी से अपना गठबंधन करेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, और जो रीजनल पार्टी हैं वो अपना स्टेक वहां कम करेंगी। पर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये सब विधानसभा इलेक्शन जो आ रही है उस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस के लिए वो कितनी सीट छोड़ते हैं, वो उसी पे करेगा अगर वहां कांग्रेस जीत जाती है तो। और दूसरा, अमित शाह जी ने जो अभी ये सर्विसेज वाला जो दिल्ली वाला विधेयक जो है ये सदन में आया, तो उन्होंने जो अपने बयान में कह दिया केजरीवाल के प्रति, जो बता दिया कि ये कभी भी जो है वो आपका INDIA संगठन को छोड़ जाएंगे, तो उससे भी लोगों के मन में एक दुविधा जो है वो पैदा हो चुकी है। पंजाब और दिल्ली में जैसे एक कोशिश कर रही थी कांग्रेस कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अपना टाई अप कर लें, इनके साथ ऐसा संगठन बना लें, लेकिन पंजाब की जो कांग्रेस की लीडरशिप है या दिल्ली की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो लोकल नेता हैं, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। चाहे वो अजय माकन हो या पंजाब के जो जितने नेता हैं, राजा वड़िंग वगैरह जो ये प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, पंजाब कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी के साथ अपना कोई टाई अप नहीं करेंगे लोकसभा इलेक्शन में। जैसे अमित शाह जी ने ये अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि ये अभी जो विधेयक है उसके बाद और इसके बाद या अविश्वास प्रस्ताव के बाद आपको छोड़ जाएंगे, तो एक डाउट सा पैदा कर दिया है अपोजिशन के माइंड में। अब अपोजिशन उस तरीके से उसको कुछ तो नेता सोचेंगे। शरद पवार का पहले से ही उसके जो भतीजा और उसके जो नेता थे वो वहां एक मीटिंग में पहुंच गए थे, वैसे ही उन्होंने अपोजिशन के माइंड में ये डाल दिया है। तो अब ये फैसला उस समय में आया है जब पोजीशन एकदम स्मूथ चल रही थी। इस फैसला आने के बाद एकदम से सारी परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अब कांग्रेस जो है वो पूरे फुल मूड में है और कांग्रेस जो है उसका पूरा मनोबल जो है ऊपर जा चुका है। अब कांग्रेस कैसे इन पार्टियों के साथ संगठन चलाएगी या ये पार्टियां कैसे मानेगी, उस संगठन को साथ रखने के लिए भी कैसे मानेगी, क्योंकि अब लगता है कि यहां कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी चलाने की कोशिश करेगी। अभी यही एक दुविधा बन जाएगी कि INDIA में चलेगी किसकी। सो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि अपोजिशन को एक साथ आने, रुकने, करने में टाइम लगेगा। हाँ, मुझे तो ये भी लगता है कि ये INDIA आखिर में सिर्फ यूपीए ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तो फिर भी कुछ सीटों के साथ उनका संगठन जो है वो टाई अप कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी तो मुझे लगता नहीं है, ना तो वो करेगी कांग्रेस के साथ और ना ही मुझे लगता है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ तो मतलब ही नहीं है, उसका कोई संगठन हो ही नहीं सकता। और CPI ने अपने उसी समय बेंगलोर के जो मीटिंग हुई थी इनकी, उसी समय ये फाइनल कर दिया था। तो अभी ये परिस्थितियां यहां आकर एक बार खड़ी हो गई हैं। आगे अब देखिए क्या होता है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है आपको जरूर अपडेट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।